नमस्कार, मैं अशोक कुमार यादव आप सबका जो अपने YouTube चैनल पर अभिनंदन करता हूं। आज हम परासरण की बात करेंगे। पिछले टॉपिक में आपको ध्यान होगा जो दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच गई थी आपकी, हिमांक अवनमन और क्वथनांक उन्नयन, उसका हमने अध्ययन किया था। उससे कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे। आज इसका लास्ट विलियन का जो है लास्ट पार्ट होगा ये, जहाँ पे हम परासरण का अध्ययन करेंगे और ये आपकी चौथे नंबर की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले देखिए परासरण, ऑस्मोसिस। परासरण को समझने से पहले सबसे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको हिंदी में बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली, पहले इसको समझिए। सेमी का अर्थ होता है किसी को, परमेबल मतलब अलाउ करे या परमिट करे, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली। ये ऐसी एक झिल्ली होती है जो कुछ ही कणों को जो है अपने अंदर से पास होने के लिए अलाउ करती है। जैसे आपने ध्यान दिया होगा, घर में जैसे चाय बनाई जाती है, जब चाय को छानते हैं तो छन्नी में केवल क्या होता है, चाय पत्ती छन्नी में रह जाती है और चाय कहाँ जाता है, आपका कप में आ जाता है। यानी वो छन्नी जो है केवल चाय को ही अलाउ करती है, जो ब्लैक वाला पोर्शन है केवल उसी को अलाउ करती है कि वो गिलास में जाए या कप में जाए, लेकिन चाय पत्ती जो है छन्नी में रह जाती है। तो ऐसी एक विशेष प्रकार की झिल्ली बनाई गई है जो केवल अपने अंदर से सॉल्वेंट को ही पास होने देती है, सॉल्वेंट को ही गुजरने देती है, सॉल्यूट को नहीं। आप समझ सकते हैं, सॉल्वेंट विलायक प्लस विलय, सॉल्यूट इक्वल टू सॉल्यूशन। तुमको पता है कि ये जो सॉल्यूट होंगे इसके कणों का आकार क्या होगा, बड़ा होगा। सॉल्वेंट के कणों का आकार क्या होगा, छोटा होगा। नीचे का मतलब छोटा, ऊपर का मतलब क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो अपने अंदर से केवल विलायक के कणों को ही गुजरने देती है, विलय के कणों को नहीं। उसे ही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। का सबसे अच्छा एग्जांपल है कॉपर फेरोसाइनाइड। कॉपर फेरोसाइनाइड जो है बिल्कुल कॉमन एग्जांपल है और सबसे अच्छा एग्जांपल। आपने ध्यान दिया होगा, जैसे फूल जो होते हैं, मुरझाए हुए फूल होते हैं, उसको आप पानी में डालते हैं तो फिर से खिल उठते हैं। या फिर आपने घर में देखा होगा, जब अचार बनाया जाता है तो उसको अगर आप नमक के पानी में डालते हैं तो सूख जाते हैं। तो वहां भी क्या है, वो वहां भी यही हो रहा है कि जो अचार जो है आपका, उसकी जो कोशिकाएं हैं वो एक तरह से अर्धपारगम्य झिल्ली का काम कर रही हैं। फूल की जो कोशिकाएं वो भी क्या अर्धपारगम्य झिल्ली का काम कर रही हैं। तो ये हुआ आपका अर्धपारगम्य झिल्ली। और हम इस परासरण को समझते हैं। परासरण एक्चुअल में है क्या। ये परासरण को समझने से पहले एक यहाँ मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं, उससे आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए इसमें विलायक है, प्योर सॉल्वेंट है आपका, शुद्ध विलायक, प्योर सॉल्वेंट है यहाँ पे आपका। और यहाँ पर जो है आपका ये विलयन है, कोई भी विलयन है मान लीजिए। ये मान लीजिए कि यहाँ पर जो है आपका ओशियन वाटर है, समुद्री जल है ये, ओशियन वाटर है आपका ये। और इन दोनों को हमने जो है ऐसे जोड़ रखा है। और यहाँ पर बीच में जो है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, यह है आपकी एसपीएम। ठीक है, ये है प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट शुद्ध विलायक। ये है सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है आपका। अब बीच में क्या लगी, अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, होता क्या है कि शुरू में दोनों का लेवल बिल्कुल क्या है, बराबर है। शुरू में दोनों का लेवल क्या है, बराबर है। अब ये जब अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है तो एक बात का ध्यान रखिएगा, ये सॉल्यूशन है, यहाँ पर जो है आपका सॉल्वेंट भी है और प्लस क्या है, सॉल्यूट भी है। सॉल्वेंट भी और यहाँ पे क्या है आपका सॉल्यूट भी है। तो होता क्या है कि कुछ देर बाद
ये बीच में आपने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रखी है, तो ये अपने अंदर से केवल विलायक के कणों को ही गुजरने देती है। कुछ देर बाद क्या होता है कि इसका लेवल जो है बढ़ने लग जाता है, ये थोड़ा सा ऊपर हो जाता है और ये सिरा क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये प्योर सॉल्वेंट है इसका फ्लो जो है अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर इधर को प्रारंभ हो जाता है। इधर को प्रारंभ हो जाता है तो इसका जो लेवल है वो बढ़ जाएगा और इसका लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो विलायक कणों का कम सांद्रता के विलयन से उच्च सांद्रता के विलयन की ओर प्रवाह ही परासरण कहलाता है। यहाँ पर आपका प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम हुआ, मतलब विलयन नहीं हुआ, यहाँ पे विलयन हुआ, यहाँ पर क्या विलयन का कंसंट्रेशन क्या हुआ, आपका ज्यादा हुआ। तो विलायक कणों का जो है वो कम सांद्रता के विलयन से उच्च सांद्रता के विलयन की ओर प्रवाह ही परासरण कहलाता है। क्या कहलाएगा आपका, ऑस्मोसिस। इसे क्या बोलेंगे हम, परासरण बोलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए एक बात और, ये खुला हुआ सिरा, यहाँ भी आपका कौन सा दाब काम कर रहा है, वायुमंडलीय। यहाँ भी कौन सा दाब काम कर रहा है, वायुमंडलीय। दोनों सिराओं पर वायुमंडलीय दाब काम कर रहा है। लेकिन इस अर्धपारगम्य झिल्ली से जब विलायक कणों का प्रवाह जो है, शुद्ध विलायक कणों का प्रवाह विलयन की ओर होगा, तो विलयन पर एक दाब आरोपित होगा। विलयन पर क्या होगा, एक दाब आरोपित होगा। उसके कारण ही क्या हो रही है, परासरण क्रिया जो आपकी संपन्न हो रही है। आप कुछ ऐसा करिए कि ये परासरण की क्रिया रुक जाए। तो ये क्रिया कब रुकेगी, जब आपको यहाँ पर, जब विलयन पर आप यहाँ पर अतिरिक्त दाब लगाएंगे। मान लीजिए वो हमने अतिरिक्त दाब लगा दिया पाई, क्या लगा दिया हमने, पाई। और ये पाई ऐसा दाब है जो केवल परासरण की क्रिया को रोक रहा है। जो फ्लो इधर हो रहा था, अब वो फ्लो जो है क्या होगा आपका, रुक जाएगा। तो वह विलयन पर आरोपित वह दाब जो परासरण की क्रिया को रोक सके, परासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, परासरण दाब। तो ये पाई क्या है आपका, इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये पाई क्या है, परासरण दाब है। और प्रैक्टिकली ये पाया गया है कि पाई क्या है, एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। और जब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है तो कहीं ना कहीं सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पे क्या होगी, डिपेंड करेगी, या सॉल्यूट कणों की मात्रा पर क्या करेगी, निर्भर करेगी। और ध्यान देखिए ये एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तुमको पता है कि हमने एक आदर्श गैस इक्वेशन पढ़ी है, PV इक्वल टू NRT। तो P की अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो N अपॉन V क्या हो जाएगा आपका, RT, और P इक्वल टू हो जाएगा आपका CRT। तो ये N अपॉन V ही क्या आपकी सांद्रता है। सांद्रता कहो या इसे मोलरता कहो, क्योंकि N क्या हो गया, मोलों की संख्या, बटे V क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन लीटर में। तो वैज्ञानिकों ने जो इसकी तुलना जो है, तनु विलयन की तुलना जो है गैस से की है। और ये माना है कि तनु विलयन भी क्या होते हैं, गैस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर जो दाब आपका P है, उस P के स्थान पे क्या जाएगा आपका पाई। तो पाई इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई इक्वल टू बनेगा आपका CRT। क्या बन जाएगा आपका CRT। यहाँ पर C क्या होगा, इस विलयन की सांद्रता या मोलरता होगी। R क्या होगा, गैस नियतांक होगा। और T क्या होगा आपका परंताप, केल्विन में होगा। टेम्परेचर क्या होगा आपका, केल्विन में होगा। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, मैंने केवल इससे तुलना की है और कुछ नहीं किया है। जो आदर्श गैस समीकरण है ना, उससे तुलना करके लिए फॉर्मूला निकाल दिया है। क्योंकि वैज्ञानिकों ने ये माना है कि तनु विलयन भी जो होते हैं वो आदर्श गैस समीकरण को फॉलो करते हैं। बस ये है कि P के स्थान पे क्या आएगा आपका, पाई आएगा, और पाई वहां पे क्या आपका परासरण दाब। अच्छा एक बात का और ध्यान देंगे, C इक्वल टू है आपका N अपॉन B। अभी N क्या है, विलय के मोलों की संख्या है। विलय के मोल हम क्या लेते हैं, N2, बटे में B आएगा आपका RT। मैंने N2 की वैल्यू आपको बताई थी, कितनी बताई थी, N2 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी W2 अपॉन N2, जहां W2 क्या है, विलय का द्रव्यमान है, और M2 क्या है आपका, उसका अणु भार है। तो अगर यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूं C की, तो पाई इक्वल टू आएगा आपका N2 अपॉन C RT। जब पाई इक्वल टू आएगा आपका N2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, C की वैल्यू आएगी आपकी, पाई इक्वल टू CRT है, ये C की वैल्यू आएगी N2 अपॉन V, और W2 की वैल्यू N2 की वैल्यू आएगी आपकी W2 अपॉन
M2 इंटू वी, और यहाँ पे आ जाएगा आपका RT। ये V यहाँ आ जाएगा तो पाई V की वैल्यू हो जाएगी आपकी W2 अपॉन M2 इंटू RT। तो इस फॉर्मूले से आपको पाई पता है, V पता है, R पता है, T पता है, W2 पता है, तो आप विलय का द्रव्यमान बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बेहतर ध्यान देखिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि विलयन पर आरोपित वह न्यूनतम दाब जो परासरण की क्रिया को रोक सके परासरण दाब कहलाता है। और प्रैक्टिकली पाया गया है कि परासरण दाब जो होता है एक वो विलयन की सांद्रता क्या होता है, समानुपाती होता है, और एक गैसेस लॉ को फॉलो करता है। तो हमको पता है गैस लॉ क्या है, PV इक्वल टू NRT, और हम इस V को यहाँ ले जाएंगे तो P इक्वल टू क्या जाएगा, N अपॉन V, और N अपॉन V को हम क्या कहते हैं, C कहते हैं। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, CRT। अगर हम इस इक्वेशन को विलयन के लिए बनाना चाहें तो केवल क्या करना होगा, जहां पे P है, P के स्थान पे क्या जाएगा आपका पाई, तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, CRT। हम जानते हैं कि C क्या है, सांद्रता या मूलरता है, तो मूलरता का फॉर्मूला होता है विलय के मूलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो हम जानते हैं N2 विलय के मूल है, तो विलय के मूल के फॉर्मूला क्या बताया मैंने, जो है W2 अपॉन M2, जहाँ W2 क्या है विलय की मात्रा है, M2 क्या है विलय का अनुभार है, वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिए तो इक्वेशन निकल के आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये हो गया आपका परासरण और परासरण दाब। एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे, अगर आपने विलयन पर दाब जो है परासरण दाब से ज्यादा लगा दिया तो ये प्रोसेस आपकी रिवर्स हो जाएगी। यहाँ का जो विलायक है वो यहाँ पहुंचना प्रारंभ हो जाएगा, यानी उस कंडीशन में जो फ्लो होगा वो हायर कंसंट्रेशन से क्या हो जाएगा आपका लो कंसंट्रेशन की ओर होगा। तो उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, RO। जो घरों में आपका RO लगा हुआ है वो इसी सिद्धांत पे काम करता है। तो अगर हमने विलयन पर परासरण दाब से ज्यादा दाब लगा दिया तो प्रवाह, जो विलायक का जो प्रवाह होगा वो क्या होगा, उच्च सांद्रता से क्या होगा, निम्न सांद्रता की ओर होगा। इसको बोलते हैं प्रतिलोम परासरण या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस या फिर RO कहते हैं। ठीक है, ये आपका परासरण दाब के लिए एक फॉर्मूला हो गया, और यहाँ पे आपको मैंने रिवर्स ऑस्मोसिस भी समझा दिया। अगला टॉपिक है आपका वान हाफ फैक्टर या वान हाफ प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है के बारे में। ये पीछे मैंने आपको 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। एक पढ़ाई थी डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इक्वल टू x2। फिर आपने डेल्टा TB इक्वल टू पढ़ा था KB इंटू M, और डेल्टा TF इक्वल टू था आपका TF इंटू M, और पाई इक्वल टू था आपका CRT। तो ये चारों जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं ये उस कंडीशन में है, अप्लाई होती हैं जब विलय पदार्थ का ना तो वियोजन होता है और ना ही संगुणन होता है। वियोजन मीन्स डिसोसिएशन और संगुणन मीन्स एसोसिएशन। अगर जब आप विलय पदार्थ विलयन के अंदर मिला रहे हैं, अगर उसका वियोजन हो जाए या संगुणन हो जाए, उस कंडीशन में ये फॉर्मूले अप्लाई नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपने ग्लूकोज मिलाया, इसमें आपने C6H12O6, आपने 1 मोल ग्लूकोज मिलाया, तो 1 मोल ग्लूकोज मिलाएंगे तो ग्लूकोज में ना तो वियोजन होता है ना संगुणन होता है, तो उस कंडीशन में तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यही रहेगी। लेकिन अगर आप NaCl मिलाते हैं, मान लीजिए आप NaCl मिलाते हैं, तो NaCl किसमें टूट जाएगा आपका, Na प्लस और Cl माइनस में। तो ये जो 1 मोल NaCl है वो 1 मोल तो देगा Na प्लस आयन और 1 मोल देगा Cl माइनस आयन। तो यहाँ जो है वो कोलिगेटिव, जो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, जो प्रेक्षित होगी, वो बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कण कितने हो जाएंगे, कुल 2 मोल। आपने डाला 1 मोल है, वो जो है आपका कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल वैल्यू है या सैद्धांतिक मान है, सैद्धांतिक मान है, लेकिन ऑब्जर्व कितना हो रहा है आपका, 2 मोल हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर्मूला से निकलकर ठीक नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है कहीं ना कहीं विलय कणों की संख्या पर निर्भर करती है। तो ध्यान रखिए, ऐसी कंडीशन में दिक्कत आएगी कि या तो कोई आप विलय पदार्थ जो है विलयन में डाल रहे हैं और विलयन में जाने के बाद या तो उसका वियोजन हो जाए या फिर उसका संगुणन हो जाए। डाला आपने 1
ऑब्जर्व कितना हो रहा है आपका 2, तो उस कंडीशन में ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो उसका मान गलत निकल के आएगा। तो संगुणन और वियोजन की स्थिति में इन फॉर्मूलों को सही करने के लिए हमें यहाँ पर एक फैक्टर की आवश्यकता होगी। तो एक हमें ऐसा फैक्टर चाहिए जिस फैक्टर से गुणा कर दिया जाए तो सारे फॉर्मूले क्या हों, वियोजन और संगुणन की स्थिति में क्या हो जाए, सही हो जाए। उसी फैक्टर को नाम दिया गया है वान टॉप गुणक। और ये वान टॉप गुणक है कि ये समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपने जो है यहां पर ये NaCl लिया, तो ये टूट गया आपका Na प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। यहाँ पर t इक्वल टू 0 आपने 1 लिया, तो अभी जो है इसका वियोजन प्रारंभ नहीं हुआ है क्योंकि टाइम कितना है, 0 है, वियोजन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अब मान लीजिए t बराबर t सेकंड पर, कोई टाइम है t सेकंड पर, ये इसका जितने भी आपने NaCl के अणु लिए थे वो सारे के सारे Na प्लस और Cl माइनस में टूट गए। जब वो सारे के सारे Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 0। यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका 1। क्यों? क्योंकि एक NaCl से एक Na प्लस और एक Cl माइनस बन रहा है, तो यहाँ भी कितना आएगा 1, यहाँ भी कितना आएगा आपका 1। तो आपने विलयन में डाला कितना है, 1, लेकिन ऑब्जर्व कितना हो रहा है, 2। तो अगर आप I का मान निकालेंगे तो वो आएगा ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल, प्रेक्षित, प्रेक्षित बटा सैद्धांतिक। प्रेक्षित अपॉन क्या आएगा आपका, सैद्धांतिक। तो प्रेक्षित कितना हुआ है, 2, सैद्धांतिक कितना हुआ है आपका 1। तो यानी इस कंडीशन में जो है वान टॉप गुणक, ये I जो है कितना निकल के आएगा आपका, 2 निकल के आएगा। तो वान टॉप गुणक के लिए फॉर्मूला दिया गया है ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल। तो इसको ध्यान रखिएगा, जितने आपको प्रेक्षित हो रहे हैं वो ऊपर आएंगे और जितने आपने डाले हैं वो क्या आएंगे, आपके नीचे आएंगे। एक दूसरा केस भी ले लेते हैं। मान लीजिए अगर ये तो वियोजन के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया आपका, हमने ये माना है कि 100% क्या हो गया, वियोजन हो गया। जितना भी डाला था आपने सारा का सारा क्या होगा, आयनों में टूट गया। अब संगुणन की बात करें तो एग्जांपल लेते हैं। संगुणन की स्थिति में इसे अगर हम एसिडिक एसिड है CH3COOH, इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और बेंजीन में डुबोते हैं इसको, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और यहाँ बन जाता है आपका CH3COOH का फुल पैच, यानी इसका डाइमर बन जाता है। हम ये मानते हैं कि बेंजीन में डालते ही इसका 100% जो है डाइमराइजेशन हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिए हैं लेकिन प्राप्त कितना हुआ आपको 1। तो ये कौन सी वैल्यू है आपकी, थ्योरेटिकल, और ये कौन सी है आपकी, ऑब्जर्व। अगर आप I का मान निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल, यानी 1/2। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जो वान टॉप गुणक I होता है वो वियोजन के लिए हमेशा 1 से बड़ा होता है, 1 से क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन संगुणन के लिए I का मान हमेशा क्या होता है, 1 से छोटा होता है। आइए थोड़ी सी इसकी हम तुलना कर लेते हैं। किस प्रकार से तुलना करेंगे देखिए, मैं समझा दूं आपको। हम यहाँ पर 2 चीजें ले लेते हैं। ले लेते हैं वियोजन और यहाँ ले लेते हैं हम संगुणन। यहाँ पे लेते हैं I और यहाँ पे लेते हैं अणुसंख्य गुण। अणुसंख्य गुण जिसे हम CP बोलते हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ पर मोलर मास, द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान या मोलर मास। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, मोलर मास ली। थोड़ी देर के लिए सोचिए, वियोजन की बात करते हैं। वियोजन के लिए I की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 से बड़ी आएगी। तो यहाँ पर जो I होगा वो I ग्रेटर देन क्या होगा, 1। संगुणन के केस में I का मान क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, जब ये कणों की संख्या बढ़ेगी तो उस कंडीशन में अणुसंख्य गुणधर्म का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा।
क्या होगा, ये बढ़ेगा। यहाँ पर देख रहे हैं ऑब्जर्व, जो ऑब्जर्वेशन है वो कणों की संख्या क्या हो रही है, घट रही है। तो उस कंडीशन में अणुसंख्य गुणधर्म क्या होगा आपका, घटेगा। लेकिन मोलर द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर विचार करिए। यहाँ पे आपने डाला 1 है, वो टूट के 2 हो गया है। तो जब टूट के 2 हो जाएगा, आप 1 डाल रहे हैं, मान लीजिए पूरा कण आप 1 डाल रहे हैं, टूट के 2 हो जाएगा, तो उस कंडीशन में जो मोलर द्रव्यमान है वो क्या होगा, घट जाएगा। मोलर द्रव्यमान क्या होगा आपका, घट जाएगा। तो वियोजन के केस में जो ऑब्जर्व मोलर मास होता है, ऑब्जर्व मोलर मास वो घट जाता है। प्रेक्षित जो द्रव्यमान होगा, अनुभार होगा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 कण लिए आपने, ये 2 लिए कण मिलके हो गए 1, यानी इसके अनुभार में क्या हो जाएगी, इस कंडीशन में वृद्धि हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो प्रेक्षित अनुभार होता है वो ज्यादा होता है, जबकि वियोजन में प्रेक्षित अनुभार क्या होता है, कम होता है। तो एक बात का विशेष ध्यान रखिए, जो ये वांठा गुणक हमने पढ़ाया है, इससे इन फॉर्मूलों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जहां जहां आपका जो भी फॉर्मूला है, चाहे वो डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट है, वो x2 था, पाई इक्वल टू क्या था आपका CRT था, डेल्टा TB इक्वल टू था KB इंटू M, और डेल्टा TF इक्वल टू था आपका KF इंटू M। सब में क्या हो जाएगी, I से मल्टीप्लाई हो जाएगी, I से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। अगर संगुणन या वियोजन नहीं होगा तो उस कंडीशन में I का मान क्या होगा, 1। अगर ना तो संगुणन हो रहा है ना ही वियोजन हो रहा है, तो जब आप 1 रखेंगे तो पुराने फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। अगर वियोजन होगा तो I का मान क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, और संगुणन होगा तो I का मान क्या होगा, 1 से छोटा होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, जब संगुणन ना तो संगुणन हो, ना तो डिसोसिएशन हो, ना एसोसिएशन हो, तो I का मान 1, आप पुराने फॉर्मूले यूज करेंगे। अगर वो वियोजन हो रहा है, 2 या 2 से ज्यादा भागों में टूट जा रहा है, तो I का मान क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। उस कंडीशन में कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। संगुणन होगा तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का मान क्या होगा, घट जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात और देखने की चीज है, हमने I इक्वल टू लिखा था ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बटे सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म। लेकिन ये द्रव्यमान जो है उल्टा है, जब ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, जब ये घट रहा है तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये फॉर्मूला भी क्या होगा आपका, उलट जाएगा। ये उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, TH, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ऑब्जर्व। तो थ्योरेटिकल मोलर मास अपन क्या आ जाएगा, ऑब्जर्व मोलर मास। इसका मतलब क्या हुआ, सैद्धांतिक अणुभार बटे प्रेक्षित अणुभार। सैद्धांतिक अणुभार जो आप खुद कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए CH3COOH है, मुझे इसका अणुभार निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, कार्बन 12, H यहाँ पे 3 हो गया, फिर C12, फिर 16 क्या हो जाएगा आपका 32, फिर H कितना हो जाएगा, कितना आएगा आपका 60। तो ये सैद्धांतिक है। ये कौन सा मान है आपका, सैद्धांतिक। जो प्रैक्टिकली कैलकुलेट करेंगे, जो ऑब्जर्व होके आएगा, वो क्या होगा आपका, प्रेक्षित होगा। तो मैंने बताया आपको, एसोसिएशन के केस में ये मास क्या होगा, बढ़ जाएगा, और वियोजन की स्थिति में ये मास क्या होगा आपका, घट जाएगा। तो इस प्रकार से आप एक वांठा गुणक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपकी बुक में जो इस पर कुछ न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, उन न्यूमेरिकल को एक आप में करा देता हूँ। बहुत छोटे से क्वेश्चन है, मान लीजिए एक न्यूमेरिकल में पढ़ देता हूँ जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 2 लीटर जल में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर K2SO4 के 25 मिलीग्राम को घोलने पर बनने वाले विलयन का पराशरण दाब यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि K2SO4 पूर्णतः वियोजित हो जाता है। 2 लीटर, आयतन कितना हो गया आपका, V बराबर 2 लीटर। टेम्परेचर दिया है आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, यह आ जाएगा आपका 298 केल्विन। जो विलय पदार्थ घोला गया है वो 25 मिलीग्राम है, W2 आ गया आपका 25 मिलीग्राम। 100 ग्राम में चेंज करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे। अब देखिए इसका विलय का जो अणुभार होता है M2, तो K2SO4 की बात हो रही है, तो दो ये है, K कितना होता है 39, S होता है
32 और 16 चौक हो जाएगा 64, तो ये निकल के आएगा आपका 174 ग्राम पर मोल। ठीक है, और आप जानते हैं आर कितना होता है 0.083 लीटर वायुमंडल पर मोल केल्विन। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, पाई कैलकुलेट करना है, परासरण दाब कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपको आई निकालना पड़ेगा, K2SO4 यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 2K प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक कण लिया है, लेकिन यहाँ पे तो आपने एक लिया है, लेकिन एक से यहाँ पे कुल कण कितने हो गए आपके 3, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल, यानी आई का मान क्या जाएगा आपका 3 निकल के आ जाएगा। हम पाई का फॉर्मूला लगाते हैं, जानते हैं मैंने एक फॉर्मूला लिखा था पाई इक्वल टू, अब ये व्यूजन हो रहा है, जब व्यूजन होगा तो फॉर्मूला क्या लगेगा, पाई इक्वल टू IC/RT। आई सी का मान कितना बताया था मैंने, W2 अपॉन M2 इंटू सी इक्वल टू क्या आएगा, विलय के मोलों की संख्या बटे आयतन क्या आएगा लीटर में, पीछे फॉर्मूला प्रूफ कर चुका हूं मैं। तो आई का मान है 3, W2 का मान है 0.025, आर है आपका 0.083, टी है 298 और M2 है आपका 174 और बी है आपका 2। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा इसका आंसर जो है कितना आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका इसकी जो चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो भी पूरी हो गई है। इसके न्यूमेरिकल के लिए अलग से एक वीडियो डाल दिया जाएगा, तब तक इस चैप्टर को पूरा रिवाइज करिए और ध्यान से ट्राई करिए। धन्यवाद। कल से जो है नई सीरीज स्टार्ट होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, उसको मिस मत करिएगा और इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक आप शेयर करें और जिन बच्चों को बहुत आवश्यकता है उनको भी दें। तो कल से नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, का पहला वीडियो आएगा, उसको जरूर देखिएगा। तब तक के लिए आप घर पे पढ़ाई करिए। धन्यवाद।